तो हेलो बच्चों, आज हम एक बार फिर आ गए अपनी ऑनलाइन क्लास लेकर के। और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो हैं 10th वालों के नज़दीक आ रहे हैं। दिसंबर शुरू हो गया है और फरवरी मार्च तक आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, जिससे कि आपको 11th में आपको आपके मनचाहा जो है सब्जेक्ट मिले जो आप पढ़ना चाहते हैं। वरना उस केस में होता क्या है, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, लेकिन आपको पढ़ना था फिजिक्स 11th में, लेकिन आपको ह्यूमैनिटी लेना पड़ रहा है, कॉमर्स लेना पड़ रहा है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। तो जैसा कि अब पता है कि क्लास 10th का हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी की जो थ्योरी है वो मैंने कंप्लीट करवा दी है। मतलब रजिस्टिविटी तक मैंने करा दिया है कंप्लीट। और रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अब आज हम कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। थ्योरी लिखने को नहीं आएगी एग्जाम में ज़्यादा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर आ ही जाता है हमेशा की तरह, और मैं आपको इसके आंसर कराऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, नेम द लॉ विच रिलेट्स द करंट इन अ कंडक्टर टू अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट करने वाला जो लॉ है वो हमने पढ़ा है, क्या होता है? ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ कहता क्या है? ओम्स लॉ कहता है द करंट फ्लोइंग इन एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? ओम्स लॉ। आप चाहे तो इसको भी बता सकते हैं ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर आ गया होगा। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, क्योंकि बार बार बोलता हूं तो बच्चे भी बोर होते हैं कि बार बार बोलते हैं डिस्प्ले पर आ गया होगा, डिस्प्ले पर आ गया होगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, नेम द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड गिव इट्स सिंबल। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही, ओम होता है, और जिसका सिंबल होता है ये, ठीक है। क्योंकि हमें मालूम है ना, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। तो इसको जब हम इसका जब यूनिट बनाते हैं, तो जो भी यूनिट इसका बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट, और आई का होता है एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर से बनता है आपका ओम, और इसका सिंबल जो होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। और हाँ, एक चीज और, ये जितने भी जो हम यूनिट इसमें पढ़ रहे हैं ना, वो सारे हम क्या पढ़ते हैं? SI यूनिट पढ़ते हैं, इंटरनेशनल यूनिट। इंटरनेशनल यूनिट जो होते हैं वो मतलब कि आप कहीं भी चले जाएं, ठीक है, आप चाहे जर्मनी चले जाएं, चाहे फ्रांस चले जाएं, चाहे अमेरिका, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं, ठीक है। अगर आप वहां पर SI यूनिट ओम बता दोगे तो उनको समझ आएगा, क्योंकि उन्होंने भी इंटरनेशनल यूनिट ही पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फिजिकल क्वांटिटीज हुज यूनिट इज ओम। बहुत ही सिंपल है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर, ये सेकंड का आंसर, और ये आपके थर्ड का आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द सब्सटेंस हैविंग इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो जब मैंने आपको कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, मैंने ये आपको बताया था, तो मैंने आपको तीन चीजें बताई थी। एक मैंने आपको बताया था कंडक्टर होता है, ठीक है। एक आपको बताया था रजिस्टर होता है, और एक आपको बताया था इंसुलेटर होता है। कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, ठीक है। रजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका इनके कंपैरिजन में हाई होता है, लेकिन इनके कंपैरिजन में लो होता है, ठीक है। मतलब इसके कंपैरिजन में हाई होगा, लेकिन इनके कंपैरिजन में लो होगा। और इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो मैंने बताया था इनफाइनाइटली हाई। इतना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है, इसमें जो एटम होते हैं वो इतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन, मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें होते ही नहीं है, ठीक है। तो इनफाइनाइटली हाई किसका होता है? इंसुलेटर का होता है, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर 4 हो गया, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीपिंग द रेजिस्टेंस कांस्टेंट द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंपोनेंट इज हाफ, बाई हाउ मच डज द करंट चेंज। मतलब कि हमें मालूम है कि हमारा रेजिस्टेंस, करंट
और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन होता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, इन्होंने बोल दिया कि आप रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर लीजिए, इसको हमने कर लिया कांस्टेंट, रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो गया। अब अगर हम देखें तो हमारा यहां से बनेगा I इज इक्वल टू V अपॉन आर। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि अगर मैं B की वैल्यू को हाफ कर दूं तो I पर क्या फर्क पड़ेगा। भाई इनमें रिलेशन है तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही ना। ठीक है, चलिए तो एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई। अब हमने लिखा पुट V इज इक्वल टू 2V, V की जगह पर 2V पुट करो। जब हम V की वैल्यू चेंज करेंगे तो I की वैल्यू कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही जाएगी, इसीलिए यहां पर क्या लगाएंगे I डैश, क्योंकि V की वैल्यू चेंज करने पे I की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब I डैश को ऐसे रहने दीजिए, 2 को आगे ले लीजिए, यहां पर क्या बचा V अपॉन आर। अब इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 में V अपॉन आर की वैल्यू है I, तो यहां लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 V अपॉन आर इज इक्वल टू I, रख दो यहां पर, तो I डैश इज इक्वल टू 2I। ठीक है, तो अगर हम V की वैल्यू डबल करेंगे तो हमें I की वैल्यू भी डबल मिल जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या हाफ बोल रहा था कि डबल बोल रहा था, क्वेश्चन में हाफ बोल रहा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी में क्या कर देंगे, इसको हाफ कर देंगे। अगर मैं इसको हाफ कर देता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा V अपॉन 2R हो जाएगा। इस अगर मैं 1 अपॉन 2 को बाहर ले लूं, है ना, तो अब ये कितना हो जाएगा I अपॉन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा I अपॉन 2। ठीक है, V की वैल्यू अगर मैंने हाफ करी तो I की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर V की वैल्यू को हाफ करोगे तो I की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी, I की वैल्यू को डबल करोगे तो V की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। ठीक है, वो मैंने गलती से आपका डबल कर दिया था, क्वेश्चन मैंने पढ़ा लेकिन ध्यान नहीं दिया, तो डबल के लिए भी हो गया अब आपका हाफ के लिए भी हो गया। ठीक है ना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द फैक्टर ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ गिवन कंडक्टर डिपेंड्स। मतलब कि अगर हमें कोई कंडक्टर दे रखा है तो इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो होगा वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी, ये किन चीजों पर डिपेंड करती है हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैंने रेजिस्टेंस पढ़ाया है, अभी तुम्हें पढ़ाया था, तो मैंने ये बताया था रेजिस्टेंस पढ़ाते टाइम कि रेजिस्टेंस जो होता है वो टोटल 4 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला नेचर ऑफ कंडक्टर पर, ठीक है, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा लेंथ ऑफ कंडक्टर, और फोर्थ टेम्परेचर। मैंने बताया था नेचर ऑफ कंडक्टर, जैसे आप अगर प्योर मेटल लोगे, है ना, तो प्योर मेटल में करंट अच्छा फ्लो करता है। ठीक, सबसे अच्छा जो फ्लो करता है वो सिल्वर में फ्लो करता है करंट। बाकी प्योर मेटल आप कोई भी लोगे तो उसमें अच्छा फ्लो करेगा। अगर आप रजिस्टर्स लोगे जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है, किसके कंपैरिजन में, कंडक्टर के कंपैरिजन में और इंसुलेटर के कंपैरिजन में कम होता है, उनमें करंट अच्छा फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, उसमें करंट को फ्लो करने में अपोज ज्यादा होगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। तो अगर हम करंट की बात करें तो भाई नेचर ऑफ कंडक्टर, अगर सिल्वर लेंगे तो अच्छा करंट फ्लो करेगा। भाई रेजिस्टेंस और जो करंट का जो डायरेक्ट मतलब जो रिलेशन है वो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I है ना, तो अगर R इन 4 चीजों पर डिपेंड कर रहा है तो I भी तो इन 4 चीजों पर डिपेंड करेगा। बस वो बात अलग है कि वो इन्वर्स रिलेशन में जो है वो करेगा, डिपेंड करेगा। जैसे नेचर ऑफ कंडक्टर, आप सिल्वर लोगे तो अच्छा फ्लो करेगा, कोई और मेटल लोगे तो हो सकता है उतना अच्छा फ्लो ना करे।
ठीक। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मैंने बताया था कि एरिया अगर ज्यादा हो लोगे तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, एरिया अगर कम लोगे तो करंट कम फ्लो करेगा। यानी कि अगर थिक वायर लोगे तो अच्छा फ्लो करेगा, थिन वायर लोगे तो अच्छा फ्लो नहीं करेगा। और ना हो तो चेक करके देख लेना। आपकी जो कार होती है, जो मोटरसाइकिल होती है, उसमें आप देखना पूरी वायरिंग जो होगी वो पतले तार की होगी, वायर उसमें पतला लगा होगा, है नहीं, थिन वायर लगा होगा। लेकिन जो बैटरी वाले वायर होंगे वो थिक वायर होंगे, जिससे कि अच्छा करंट फ्लो हो। कार में देख लीजिए आप, ट्रैक्टर में देख लीजिए, ट्रक में देख लीजिए, इवन आपके घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ है उसमें भी देख लेना, जो बैटरी से इन्वर्टर में वायर जा रही होगी वो हमेशा थिक वायर ली जाती है, जिससे कि करंट अच्छा फ्लो हो। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। लेंथ, जितनी ज्यादा लेंथ लोगे है ना उतना ही कम करंट फ्लो करेगा, समझ गए, उतना ही कम करंट फ्लो करेगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। और टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब कि करंट कम हो रहा है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर टेम्परेचर कम होगा तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। सही है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इन इतनी चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, करंट मतलब फ्लो ऑफ करंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज लेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, विच हैज लेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अ थिन वायर और अ थिक वायर। एक तरफ है थिन वायर और एक तरफ है थिक वायर। किसका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा? देखो बात समझना, थिन मतलब पतला वायर और थिक मतलब मोटा वायर। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? हाई होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इसका अगर एरिया कम है तो इसका अगर एरिया आपने कम कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस हाई होगा। यहीं पर अगर थिक वायर लिया तो इसका एरिया ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस लो होगा। तो कौन से वाले का लो है? थिक वायर का लो है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज हाफ बाय हाउ मच द करंट चेंज। तो फिर से वही लिखेंगे, हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। अब इस बार इन्होंने क्या किया, इस बार इन्होंने इस पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट कर दिया। चलिए ठीक है भाई, कांस्टेंट कर दिया। रिलेशन जो इसमें पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? I इज इक्वल टू V अपॉन आर। ठीक, चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम R इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, क्योंकि R की वैल्यू हमने क्या कर दी? रेजिस्टेंस हमने हाफ कर दिया। अगर हमने रेजिस्टेंस हाफ कर दिया तो करंट पर क्या फर्क पड़ेगा? इसको लिख लो इक्वेशन 1। अगर हम R की वैल्यू को हाफ कर देंगे तो अब जो हमें करंट मिलेगा उसमें कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा, तो इसलिए हमने इसको I डैश लिख लिया। ठीक है, V को ऐसे ही रहने दिया अपॉन, R को यहां लिखा और ये 2 इसके अपॉन में है जो कि मल्टीप्लाई होकर कहां पहुंचेगा? ऊपर पहुंचेगा, तो इसको लिख लेंगे 2V अपॉन आर। यहां से मैंने क्या किया, 2 को ऐसे ही लिख लिया और V अपॉन आर को मैंने ऐसे करके लिख दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 I इज इक्वल टू वी अपॉन आर दे रखा है, इस V अपॉन आर की जगह पर हमने क्या कर दिया? I कर दिया। तो I डैश इज इक्वल टू 2I, यानी कि R की वैल्यू हाफ करने पर I की वैल्यू क्या हो गई? डबल हो गई। तो यहां पर आप लिख देंगे कि when we put the value of R is equal to R divided by 2, then we get the double current, या value of current is doubled। नेक्स्ट क्वेश्चन है a potential difference of 20 volt, V is equal to 20 volt, ये हमें गिवन है, is applied across the end of a resistance of 5 ohm। R की वैल्यू 5 ओम हमें गिवन है, ओम हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है,
मतलब सिंबल बना देंगे उसका। व्हाट करंट विल फ्लो इन द रेजिस्टेंस, तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इन द रेजिस्टेंस ये गलत लिखा हुआ है, इन द रजिस्टर होगा या इन द कंडक्टर होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो हमें आई फाइंड करना है। हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, देखो यहाँ पर मैं नहीं लिखता हूं लेकिन आप एग्जाम में लिखना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई इंटू आर। वैल्यू हमें फाइंड करनी है आई की, तो आर को हम V के अपॉन में ले आए। आई इज इक्वल टू 20/5, तो आई इज इक्वल टू 4 एम्पियर, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 एम्पियर आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम means R is equal to 20 ohm has a current of 2 ampere, I is equal to 2 ampere flowing in it, what potential difference is there between two ends। बहुत ही सिंपल है। अब हमें V की वैल्यू निकालनी है। हमें मालूम है V is equal to IR होता है। V की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल रिलेशन सही लिखा हुआ है, इसको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो I की वैल्यू 2, R की वैल्यू 20, V इज इक्वल टू 40 वोल्ट, ठीक है। ये हमारी इसका आंसर आ गया, ठीक। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। करंट ऑफ 5 एम्पियर flows through a wire whose ends are at a potential difference of 3 volt। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, तो बहुत ही सिंपल है। तो हमें मालूम है V इज इक्वल टू आई आर होता है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है R की, R को यहाँ रहने दिया, V और I को अपॉन में ले गए, तो R इज इक्वल टू हो गया 3/5। तो यानी कि ये आ गई, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30, लेकिन यहाँ पर पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लेंगे तो ये हो गया 5 6 जा 30, ठीक है ना। बात समझ में आई। अब इसको मैं हटा देता हूँ, तो कितना आ गया, आर की वैल्यू 0.6 ओम। ये आपका आंसर आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। मैं यहीं पर कर देता हूँ। क्या है फिल इन द ब्लैंक्स में सुटेबल वर्ड लिखना है। तो क्वेश्चन है ओम्स लॉ स्टेट्स अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड, देखो जो ओम्स लॉ है वो V और I में रिलेशन बताता है, इतना ध्यान रखना। R मत कर देना, वहां पर कहीं बोल दो कि सर यहाँ तो V R और I की बात कर रहे हैं। R कब आता है, जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तब होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। लेकिन ओम्स लॉ वैसे जो रिलेशन बताता है वो पोटेंशियल डिफरेंस और I का ही बताता है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, करंट लिखेंगे। अपने फिल इन द ब्लैंक्स में आपका आंसर क्या आ जाएगा, करंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड कंडक्टर, रजिस्टर्स एंड इंसुलेटर। तो एक तरफ आप लिख दीजिए कंडक्टर, वो भी कौन से वाले, गुड वाले कंडक्टर। यहां पर आप लिख लिए रजिस्टर्स और यहां पर आप लिख लीजिए इंसुलेटर्स, ठीक है। देखिए जो गुड कंडक्टर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, लो रेजिस्टेंस। लेकिन जो आपका रजिस्टर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है इसके कंपैरिजन में हाई होता है और इसके कंपैरिजन में लो होता है। इसका मतलब है कि इसके कंपैरिजन में हाई होगा और इसके कंपैरिजन में लो होगा, ठीक है। और इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, इनफाइनाइटली हाई, इनफाइनाइटली हाई होता है। तो आप जब इसको एग्जाम में लिखोगे तो एग्जाम में क्या लिखोगे, दो सब्सटेंस हुज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज वेरी लो कॉल्ड द गुड कंडक्टर्स। दो सब्सटेंस, रेजिस्टर्स के लिए बता रहा हूं, दो सब्सटेंस हुज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज मोर देन कंडक्टर्स एंड लेस देन इंसुलेटर्स, ठीक है। और इंसुलेटर के लिए लिखोगे दो सब्सटेंस हुज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइटली वेरी हाई
इज कॉल्ड इंसुलेटर्स। अब इनका कुछ एग्जांपल बता देना। जैसे गुड कंडक्टर में आपका सिल्वर हो जाएगा साहब, सिल्वर बहुत अच्छा होता है। कॉपर हो जाएगा साहब, ठीक है। आयरन हो जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। रजिस्टर्स में आप बताओगे क्या, मैंने बताया था निक्रोम, ठीक। उसके बाद में कॉन्स्टेंटेन, और उसके बाद में मैंगनीन, ठीक है। ये आपको 3 रजिस्टर बताए थे। इंसुलेटर में बहुत सारे हैं भैया, प्लास्टिक है, रबर है, ड्राई पेपर है, ड्राई वुड है। गीली लकड़ी मत ले लेना, नहीं तो करंट मार देगी, चिपक जाओगे उसी में, ठीक है। और आपका लेदर है ना, बहुत सारी हैं, सही है। बात समझ आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें दे रखी हैं, इनमें से आपको गुड कंडक्टर्स, रजिस्टर्स और इंसुलेटर छापने हैं। जो कंडक्टर होगा मैं उसके आगे सी लिख दूंगा, जो इंसुलेटर होगा उसके आगे आई लिख दूंगा, और जो रजिस्टर होगा उसके आगे आर लिख दूंगा। जैसे रबर, तो अभी मैंने बताया ये आपका इंसुलेटर होता है। मरकरी ये आपका कंडक्टर होता है, क्योंकि मरकरी एक मेटल है, ठीक है। निक्रोम ये आपका रजिस्टर होता है, अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में। पॉलीथीन आपका इंसुलेटर होता है। एल्यूमिनियम आपका कंडक्टर होता है। वुड आपकी इंसुलेटर होती है। मैग्नीन आपका रजिस्टर होता है। बैकेलाइट एक तरह का प्लास्टिक होता है जो आपका इंसुलेटर होता है। बैकेलाइट प्लास्टिक जो होता है असल में वो यूज किया जाता है, जैसे फ्राई पैन हो गया, फ्राई पैन के हैंडल पे जो प्लास्टिक होता है वो बैकेलाइट प्लास्टिक होता है। हमारे घरों में जो स्विच बोर्ड होते हैं उनमें जितने भी स्विच होते हैं सब बैकेलाइट प्लास्टिक के होते हैं। बैकेलाइट प्लास्टिक के जो स्विच होते हैं वो जल्दी से बर्न नहीं होते हैं, पिघलते नहीं हैं। हीट हो जाएगा, पिघलेगा नहीं, है ना। जैसे हमारे जो फ्राई पैन हो गया या कुकर हो गया, उनमें देखा होगा आपने, वो जल्दी से बहुत हीट हो जाता है, जलते जलते बहुत हीट हो जाता है हमारा जो कुकर होता है, लेकिन वो क्या होता है, वो पिघलता नहीं है, मेल्ट नहीं होता है। हमारा जो होल्डर होता है, अब तो खैर हम एलईडी लाइट यूज करने लगे हैं, पहले हम बल्ब यूज करते थे, और उस बल्ब का टेम्परेचर 2000 से भी ऊपर पहुंच जाता था। टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाता था, फिर भी वो नहीं पिघलता था। क्यों? क्योंकि वो बैकेलाइट प्लास्टिक होती है, वो मेल्ट नहीं होती है, ठीक है। आयरन आपको पता है कंडक्टर है। पेपर आपको पता है इंसुलेटर है। थर्माकोल आपको पता है इंसुलेटर है। और मेटल कॉइन आपको पता है कंडक्टर है, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओम्स लॉ, एक्सप्लेन हाउ इट इज यूज्ड टू डिफाइन द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमें पता है ओम्स लॉ states that at constant temperature current flowing in any conductor is directly proportional to the potential difference across its end। इट्स यूज हुआ है किसके लिए? कंडक्टर के लिए, ठीक है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। चलिए दूसरा उसी में उसने क्या बोला था, दूसरा उसने बोला था एक्सप्लेन हाउ इट इज यूज्ड टू डिफाइन द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर हम यहां से इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो पहले हम इसको चेंज करके लिख लेते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू I। इसको जब हम हटाएंगे तो इसको लिखेंगे V इज इक्वल टू R इंटू आई। यहां से बनेगा V इज इक्वल टू आई आर। हमें किसका यूनिट लिखना है? रेजिस्टेंस का। तो हम लिख लेंगे R इज इक्वल टू V अपॉन आई। वोल्ट इसका हो गया और I इसका हो गया, यानी कि एम्पियर। इसी को हम क्या लिख देते हैं? इसी को हम लिख देते हैं ओम।
और जिसका साइन होता है ये। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये आपका क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस का यूनिट आ गया। कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज और है, यहां पर जो आर है वो क्या है, कांस्टेंट है बेटा। क्या है ये, कांस्टेंट है। आर की वैल्यू आप लिख सकते हैं, मोर स्पेशली इन दिस रिलेशन आर इज कांस्टेंट। सही। फिर वो पूछ लेगा व्हाट इज 1 ओम। तो मैंने आपको बताया, जैसे 1 वोल्ट का बताया था, और आपको 1 जूल नहीं 1 वोल्ट बताया था, 1 एम्पियर बताया था। ऐसे ही मैंने आपको क्या बताया, 1 ओम। 1 ओम मैंने बताया था कि कोई भी आपका कंडक्टर है, उस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस, उसके एंड का, जो कंडक्टर के एंड्स हैं उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 1 वोल्ट है, और उसमें जो करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 ओम बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है व्हाट इज मीन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो देखिए, इसकी मैंने आपको 2 डेफिनेशन बताई थी जब मैंने क्लास पढ़ाई थी। ठीक है, पहली डेफिनेशन मैंने बताई थी कि अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। एक तो मैंने ये बताया था। दूसरा मैंने बताया था कि अगर हम V इज इक्वल टू आई आर से लिखें तो हमें मालूम है R इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। तो यहां से आप सीधे लिख सकते हो रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट defined as resistance of conductor। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो वो तो हमने लिख ही दिया यहां पर, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, समझ में आ गई? बस यही है। तो जब आपसे पूछेगा व्हाट इज द रेजिस्टेंस, तो आप यहां से शुरू करना और फिर आप इसको लिखना R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और फिर आप यहां से कर देना V इज इक्वल टू आई इंटू आर। यही आपका क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ था थोड़ी ना इसमें। और अगर आपको बहुत और इसको अच्छे से दिखाना है वहां पर, तो आप ऐसे लिख देना साहब, V के आगे लिखना पोटेंशियल डिफरेंस पूरा पूरा इज इक्वल टू आई, आ के आगे लिखना करंट मल्टीप्लाई बाई आर के आगे रेजिस्टेंस लिख लेना। ये और अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, चलिए अब 16 के बी पर आ जाइए। 16 का बी है व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी, when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, unknown resistor R की वैल्यू हमें नहीं पता, there is a current of 2.5 milliampere, I is equal to 2.5 milliampere, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर्स। तो सबसे पहले जब हम रेजिस्टेंस की यूनिट लिखते हैं ओम, तो ओम को लिखते टाइम जो आई का हम यूनिट लेते हैं वो एम्पियर लेते हैं, और यहां पर क्या है, मिली एम्पियर है। मैंने बताया था कि जिस तरीके से मीटर और मिलीमीटर का रिलेशन होता है, उसी तरीके से एम्पियर और मिली एम्पियर का रिलेशन होता है। कैसे, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मिली एम्पियर। अब अगर मैं यहां से 1 मिली एम्पियर की वैल्यू निकालूं तो 10 टू द पावर 3 को मुझे कहां लाना पड़ेगा, इसके अपॉन में लाना पड़ेगा। यानी कि अगर मुझे 2.5 मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करना है तो 10 टू द पावर 3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो कर दीजिए, 2.5 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3, अब ये एम्पियर में कन्वर्ट हो गया। इसको लिख दिया 2.5 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, ये आई की वैल्यू आ गई। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है। वी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये आपको एग्जाम में लिखना है, according to Ohm's law we knew that V is equal to I into R। वैल्यू चाहिए R की, R को इधर ही रोक लिया, I को इसके अपॉन में भेज दिया, क्योंकि I तो इसके अपॉन में ही जाएगा। भैया अच्छा खासा अपने घर पे था,
इसको घर से निकाला, ये दूसरे के घर गया, तो वहां जाके इसको नौकरों की तरह तो रहना पड़ेगा ना, जो भी दूसरा बोलेगा करना पड़ेगा, वरना वहां से भी निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए अपॉन में आ गया। अब आ गया r इज इक्वल टू वी, v की वैल्यू कितनी है 12, i कितना है 2.5 इंटू 10⁻³ मैंने बताया था कि जब भी इस तरीके का कोई केस बनता है तो आप सबसे पहले पावर को सॉल्व कर लीजिए। पावर को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, यहां से पॉइंट हटाइए और यहां पर एक जीरो बढ़ा दीजिए, हो जाएगा r इज इक्वल टू 120 इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻³ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा। सही है, हाँ सही है। अब 25 के टेबल में 120 तो नहीं आता है, लेकिन 25 के टेबल में 100 जरूर आता है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो ये वाला जीरो है, अगर मैं इसको जीरो को हटा के यहाँ पर एक पावर और बढ़ा लूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हटा दिया। ठीक है, इसको लिख लिया 12 इंटू 10⁻⁴, मतलब कि ये, इसको मैं 100 इंटू 100 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो 100 इंटू 100 लिख लिया, डिवाइडेड बाई 25, इससे इसको डिवाइड किया, ये गया 4 बार। r इज इक्वल टू हो जाएगा 12 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, और 48 के आगे 2 जीरो, कितना हो गया, r इज इक्वल टू 4800 ओम। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द रेजिस्टेंस और डिफाइन द यूनिट ओम। तो ये मैंने अभी बिल्कुल पहले ही बताया। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में ही बताया और मैंने यूनिट के बारे में बताया। ठीक है भाई, यूनिट ओम क्या होगा, डिफाइन द यूनिट ओम, यूनिट मतलब 1, तो 1 ओम को डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर लेनी पड़ेगी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1 वोल्ट लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो बी पार्ट है वो आप देखिए, बी पार्ट है व्हाट हैपन्स टू द रेजिस्टेंस एज अ कंडक्टर इज मेड थिनर। तो कंडक्टर को आप जितना पतला करते चले जाएंगे, है ना, कंडक्टर को आप जितना पतला करते चले जाएंगे, जैसे हमें मालूम है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, या हाँ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, यहाँ से V इज इक्वल टू IR होता है, यहाँ से अगर R निकालो तो V अपॉन I होता है ना, R इज इक्वल टू V अपॉन I। इसका मतलब है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B बट R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। सही है, ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब अगर मैं एक चीज और देखूं, जो हमारा R होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, तो अगर मैं, और R हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। इतनी चीजें तो आपको पता ही है भाई, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट I, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अगर मैं यहां से इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करूं तो मुझे मिलता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अगर मैं यहां से इस साइन को हटा के प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दूं तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है रो, जिसको बोलते हैं, और ये हो जाता है ये। ठीक है, सही है। अब यहां से देखो, अब यहां से वो बोल रहा है, अच्छा मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि वो किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है इसकी। जब वो इसको पतला करेगा तो इसके एरिया में, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसमें चेंज होगा ना, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो आपको कहां से मिलेगा, रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले से मिलेगा। रेजिस्टिविटी मैंने आपको पढ़ा रखी है पिछले लेक्चर में। कैसे मिलेगा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। एरिया ये क्या है, सर्कुलर है, सर्कुलर एंट्री है, तो कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर। अगर आप रेडियस को बढ़ाओगे तो एरिया बढ़ेगा, रेडियस को कम करोगे तो एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक, फिर से यहां पर आ जाते हैं इस जगह पर। तो अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो वही उसने बोला है कि व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस एज द कंडक्टर इज मेड थिनर। व्हेन द कंडक्टर इज मेड थिनर इट्स मींस एरिया गेट डिक्रीजेस। ठीक है,
ड्यू टू विच द रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सही है, ये समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन का सी पार्ट देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक वैल्यू को हाफ कर रहा है, दूसरी पूछ रहा है, दूसरी वैल्यू को डबल कर रहा है, फिर पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर आता है, एग्जाम में पूछता जरूर है। तो क्वेश्चन है कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस को तो उसने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, और हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट कर दिया तो मतलब उसको पोटेंशियल डिफरेंस से भी कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब किससे है, रेजिस्टेंस को डबल कर रहा है तो करंट का पूछ रहा है, रेजिस्टेंस को डबल कर रहा है, तो रेजिस्टेंस को डबल कर रहा है मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर रहा है, आई की वैल्यू पूछ रहा है। तो आई हमारा क्या है, रिजल्ट है, आई की तो वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, या ऐसे लिख लो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, अब ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं भाई साहब कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को डबल कर दिया, तो लिखेंगे इफ R इज इक्वल टू 2R। सही है, अगर R की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो I की वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंज होगा। अब जो I की नई वैल्यू मिलेगी उसको I तो नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे, I डैश लिखेंगे, इज इक्वल टू V अपॉन R की जगह 2R रख दिया। यहां से 1/2 कॉमन मतलब बाहर ले लीजिए, कॉमन नहीं बाहर ले लीजिए, और इसको ले लीजिए V अपॉन आर। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 V अपॉन आर इज इक्वल टू आई, यहां पर कर दीजिए I, तो क्या आ गया, I डैश इज इक्वल टू आई अपॉन 2। रेजिस्टेंस की वैल्यू डबल करने पर I की वैल्यू हाफ हो गई, क्योंकि हमें मालूम है यहां से I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इसकी वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो इसकी अपने आप डिक्रीज होगी, है ना। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, करंट बिकेम हाफ। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 का ए पार्ट। 18 का ए पार्ट है व्हाई डू इलेक्ट्रिशियन वियर रबर हैंड ग्लव्स व्हाइल वर्किंग विद द इलेक्ट्रिसिटी। तो सभी को पता है भाई, अगर आपके हाथ में रबर हैंड ग्लव होगा तो रबर हैंड ग्लव जो होता है वो क्या होता है, वो इंसुलेटर होता है। अगर वो इंसुलेटर होगा तो अपने अंदर से करंट पास नहीं होने देगा, और करंट पास नहीं होने देगा तो आपको शॉक नहीं लगेगा, आपको लगेगा झटका। वरना कैसे लगेगा, मान लीजिए वायर है, ये वायर जा रहा है, ठीक है, यहां से वायर आपने कट कर लिया, ठीक है, उसकी जो इंसुलेटर की जो लेयर है वो आपने हटा रखी है, ये रहा वायर। अब आप या तो क्या करते हैं, या तो जो इलेक्ट्रीशियन होता है इसको टच करने से पहले अपने पैरों में क्या करता है, चप्पल पहन लेता है। स्लीपर इसलिए पहनता है क्योंकि अगर वो स्लीपर पहन लेगा तो उसका अर्थ के साथ कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। अर्थ के साथ जब कांटेक्ट खत्म होगा तो अगर वो इसको टच भी करेगा तो करंट यहां तक तो आएगा, लेकिन यहां से आगे नहीं जाएगा, इसलिए उसको शॉक महसूस नहीं होता है। लेकिन अगर उसने स्लीपर्स नहीं पहन रखी हैं तो इसको अपने हैंड में क्या पहनना पड़ेगा, ग्लव पहनना पड़ेगा, जिससे कि करंट उसके अंदर एंटर ना करे। क्योंकि जब हम उसको टच कर लेते हैं तो करंट अब हमारे थ्रू होके अर्थ में जाने लगता है, इसीलिए हमको शॉक महसूस होता है। ठीक है, तो जब तक सर्किट, अब यहां से क्या हो गया भाई, करंट यहां से आया और हमने इसको नहीं छू रखा था तो करंट यहां से आया, यहां पर करंट है ही नहीं, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है ना, सर्किट ब्रेक हो गई है ना। लेकिन जैसे हमने इसको छुआ अब सर्किट कंप्लीट हुई, तुरंत करंट फ्लो हो गया, और जैसे करंट फ्लो होगा तो हमें करंट लगेगा, पूरी बॉडी को महसूस होगा करंट। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 18 का जो बी पार्ट है वो कह रहा है व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू सेंड, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड, यानी कि V की वैल्यू पूछ रहा है, नीडेड टू सेंड अ करंट ऑफ 6 एम्पियर थ्रू एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। जब भी मैं कोई न्यूमेरिकल कराया करूं तो आप उस वीडियो को पॉज करके अपने आप ट्राई करा करो और बाद में आंसर चेक कर लिया करो। ठीक है, तो आपने इसको कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा सुनते ही। अभी मैं कर देता हूं, लिखेंगे वही अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर, I की वैल्यू 6, R की वैल्यू 40, 240 वोल्ट। यानी कि हमें अपने कंडक्टर में या कोई भी अप्लायंस हम यूज कर रहे हैं
उसमें हमें 240 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा अगर उसका जो रेजिस्टेंस है वो 40 ओम है और उसमें करंट हम 6 एम्पियर फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में वो बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ a 0.5 मीटर लॉन्ग निक्रोम वायर XY। चलिए ठीक है, एक सर्किट है जिसमें 0.5 मीटर लॉन्ग निक्रोम वायर है XY एंड अ मीटर अ वोल्ट मीटर 4 cells of 1.5 volt each and plug key was set up. Draw the diagram of this electric circuit to study the relation between the potential difference maintained between the point X and Y and the electric current flowing through the XY। तो क्वेश्चन में उसने दिया है 0.5 मीटर का निक्रोम वायर। ले लीजिए निक्रोम वायर, यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा निक्रोम वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 0.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें उसने क्या बोला है, एक एमीटर और एक वोल्ट मीटर। चलिए, एमीटर मैंने बताया था हमेशा सीरीज में लिया जाता है, ये एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर मैंने बताया था हमेशा पैरेलल में लिया जाता है क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है जो इसके एंड का बताएगा। अब हमने यहाँ तक लिया तो यहाँ पर ही जोड़ना इसके एंड पर, ये आपका वोल्ट मीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद में उसने बोला है कि इसमें 4 बैटरी लगानी है। कितने कितने वोल्ट की लगानी है, 1.5 वोल्ट की। तो 4 बैटरी लगा दीजिए भाई साहब। ये प्लस फिर माइनस, ये एक सेल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया और ये फोर्थ सेल हो गया। इनको सबको बराबर बना लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, वरना तो ऑड लगता है। तो ये 1.5, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो ये जो पूरा जो बनाया हमने 4 सेल लिए हैं 1.5 वोल्ट के, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। आगे बोल रहा है कि एक स्विच भी लेना है। चलिए भैया स्विच ले लीजिए। और स्विच कैसा है, क्लोज स्विच है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया आपका सर्किट। इसमें और कुछ चीजें, जैसे ये प्लस है तो ये वाला प्लस से जुड़ा हुआ है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये मत सोच लेना कि सर यहाँ तो माइनस है ना, अगर मान लीजिए मैं इसको ना लगाऊं तो ये पूरा इधर से प्लस बनना है ना, तो लेफ्ट की साइड से प्लस है तो सब इधर भी प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे। इधर की तरफ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे। ठीक है, समझ के बात को। इलेक्ट्रॉन हमारा इधर को जाएगा और करंट हमारा, तो इलेक्ट्रॉन हमारा इधर को जाएगा और करंट हमारा इधर को जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक, सही ना। तो ये हमारी करंट की डायरेक्शन है, क्योंकि हम तो अपने करंट की डायरेक्शन शो करते हैं ना, सही ना। अब इसका सेकंड है, सेकंड वाला जो है उसमें ग्राफ दे रखा है इस तरीके से। सेकंड वाले पार्ट में ग्राफ दिया हुआ है और जो कि ग्राफ ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, यहां पर कुछ वैल्यूज ली हुई हैं जो कि आपका मुझे लग रहा है करंट है। ठीक है, और y एक्सिस पे जो वैल्यू ली हुई है वो आपका मुझे लग रहा है पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो ये आपके लिए है 0.5, फिर उसके बाद में 1.0, फिर उसके बाद में 1.5 और यहाँ पर लिया है 1.6। इस 1.6 का मुझे कोई रोल लग रहा है। चलिए ये हो गया। ठीक है, और 1.6 के जस्ट नीचे पॉइंट लिया है यहाँ पर, जिसकी वैल्यू ली है 0.6। ठीक है, वो आपकी डिस्प्ले पर ग्राफ आ रहा होगा, आप उसको देखिए। मुझे यहाँ पर सही से बनाना पड़ेगा वरना वैल्यू गड़बड़ हो जाएंगे ना, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सही से बना ले रहा हूँ इसको। तो अब ये कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं,
फॉलोइंग द ग्राफ प्लॉटेड, हाँ ठीक है, हमने अपना ग्राफ प्लॉट कर लिया। तो अब ये बोल रहे हैं कि इस ग्राफ से हमें फाइंड करना है क्या, हमें इस ग्राफ से फाइंड करना है कि v और i, मतलब इसे v इज इक्वल टू आई आर होता है, यहाँ से r इज इक्वल टू वी अपॉन आई हो गया। तो हमें इस ग्राफ से ये देखना है कि हमारी जो ये ग्राफ है, क्योंकि ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और स्ट्रेट लाइन में ग्राफ जाने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो i होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v होगा। मतलब कि अगर हम v अपॉन आई की वैल्यू निकालें तो हर बार हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, क्या, कांस्टेंट, यानी कि एक ही वैल्यू मिलेगी r की, चाहे हम इस वाले v से इस वाले i को डिवाइड करें, चाहे इस वाले v से इस वाले i को डिवाइड करें, चाहे इस वाले v से इस वाले i को डिवाइड करें। ठीक है, तो अब जैसे 0.8 की बात कर रहा है तो 0.8 जो होगा वो यहां कहीं पर होगा 0.8। ठीक है, और अगर मैं इसको नीचे लूं तो आपका जो ग्राफ बुक में बना हुआ है, जब आप इसको ऐसे कर ये वाली लाइन इसके पैरेलल खींचना, ये वाली लाइन इसके पैरेलल खींचना, तो यहां पर जो आपको वैल्यू मिलेगी करंट की वो 0.3 मिलेगी। ठीक है, और जब आप 0.8 डिवाइडेड बाई 0.3 करोगे तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू मिलेगी 2.67 ओम। तो यानी कि इसके और इसके लिए हमारी v अपॉन आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2.76 आ गई। दूसरी वैल्यू उसने बोली है 1.2, तो 1.2 हमारा यहां पर होगा। ठीक है, तो जब मैं इसके पहले यहां पे लाइन खींचूंगा और इसके पहले यहां पे लाइन खींचूंगा तो ये ऐसे करके कट करेगा। ये आई पर कहां कट करेगा, तो ये आई पर तुम्हारा कट करेगा लगभग 0.45 एम्पियर के आसपास। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 1.2 वोल्ट और 0.5 एम्पियर का फिर रेशियो निकालोगे, तो 1.2 डिवाइडेड बाई 0.45, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको फिर से यही वैल्यू मिलेगी। आप सॉल्व करके देख लीजिए चाहे तो। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको हर एक वैल्यू के लिए अगर आपने इसकी इसके साथ वैल्यू निकाली रेशियो, इसकी इसके साथ रेशियो वैल्यू निकाली, इसकी इसके साथ रेशियो वैल्यू निकालोगे तो आपको हर पॉइंट पे जो v और i की वैल्यू मिलेगी वो हमेशा आपको क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। ठीक है, बात समझ आई। अगला है 1.6, चलो 1.6 ले लो, तो 1.6 ये वोल्ट और ये एम्पियर, यानी कि 0.6 करो, इससे इसको कट करो, 6 से इसको डिवाइड करना, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, बचा कितना 4, पॉइंट लगा के 0 ले लिया, फिर 6 से डिवाइड करो 40 को, तो 6 6 जा 36 है ना, फिर बचा 4, फिर 0, फिर ये 6 चलता चला जाएगा, तो हम इसको क्या लिख लेंगे 2.67 ओम। आगे देखो वैल्यू, तो इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि आपका जो v और i का जो रेशियो वो हमेशा सेम वैल्यू दे रहा है, यानी कि कांस्टेंट है यार। ठीक है, बस यही देखो। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 का ए पार्ट। 20 का ए पार्ट है व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट नोन एज। तो बताइए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज नोन एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ठीक है, दूसरा है क्वेश्चन नंबर बी, इसी का बी पार्ट है द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बी अप्लाइड अक्रॉस अ रजिस्टर एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द रजिस्टर आर गिवन बिलो। ठीक है, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन बी एंड आई एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको v की वैल्यू दे रखी है और i की वैल्यू दे रखी है। अब आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, कुछ नहीं, आप ग्राफ पेपर लीजिएगा और ऐसे करके x एक्सिस और y एक्सिस ले लेना। ठीक है, इसमें आप v ले लेना, इस पर आप i ले लेना, और आप एक काम करना, जैसे यहाँ पर 0.1 वैल्यू दे रखी है, तो अगर आप ग्राफ पेपर में लोगे तो आप दो ग्राफ पेपर में आपके इस तरीके से एक बड़ा बॉक्स होता है, फिर उसके अंदर जो है छोटा बॉक्स होता है ना, ऐसे करके होता है ना छोटा बॉक्स, फिर यहाँ पर कुछ वैल्यू होती हैं ऐसे करके। तो आप क्या करना, एक बड़े बॉक्स को आप 0.1 लेना, फिर अगले वाले बॉक्स को 0.2 लेना, 0.3 ले लेना, 4 ले लेना, 5 ले लेना, कहाँ तक ले लेना, 1 तक ले लेना। और ऐसे ही यहाँ पर भी आप इस वाले पर आप क्या करना, इस वाले पर आप बड़े वाले बॉक्स को 1 लेना, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 25 तक गया है ना, तो आप 1 मत लेना,
अगर 25 तक गया, क्योंकि आपका ग्राफ खत्म हो जाएगा ना, तो आप इसको ले लेना 5, इसको 10, इसको 15, इसको 20, इसको 25। सही है। अब आप ग्राफ बनाना। तो जब आप 2.5 लोगे तो 2.5 आपको यहीं कहीं पर तो मिलेगा, तो इसके साथ इसका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। सही है। फिर 0.2 के लिए आप 5 लोगे, तो इसके लिए 0.2 यहाँ हो गया और 5 यहाँ हो गया, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। 0.4 के लिए 0.4 ये होगा 0.4, 1 2 3 4। तो 0.4 के लिए आप क्या लोगे, 10 लोगे। तो 0.4 के लिए आप क्या लोगे, 10 लोगे। 10 आपका यहाँ कहीं पर आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यही तो आएगा 10 यहाँ पर, 0.4 यहाँ पर। ऐसे ही आप 0.6 के लिए, ये 0.5, ये 0.6, 0.6 के लिए आपको 15 तक लेना है, तो ये आपका यहाँ तक आ जाएगा 15। अब आप इस लाइन को जब खींचोगे ना, तो ये आपको लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन के आसपास ही मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना। तो ये आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। दूसरा चेक भी कर लो कि स्ट्रेट लाइन आएगी कि नहीं आएगी। तो स्ट्रेट लाइन कब आएगी, जब v/i की वैल्यू हमेशा कैसी रहे, कांस्टेंट। तो देखो v की वैल्यू है 2.5 और इसकी वैल्यू 0.1। यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ से पॉइंट हटाओ, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 25 ओम आ गई। दोबारा निकालो, अब इसको अपॉन इसको करो, तो 5.0 डिवाइडेड बाई 0.2, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा दो, आ गया 50/2। फिर से वैल्यू कितनी आ गई, 25 ओम आ गई। अब दोबारा से आर की वैल्यू निकालो, अब इससे निकालो, तो ये हो जाएगा 10.0, 0.4। पॉइंट से पॉइंट हटाओगे कितना हो जाएगा, 100/4 हो जाएगा। फिर से वैल्यू कितनी आ गई, 25 ओम आ गई। ठीक है, तो आपका ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ में मिलेगा। अब इसी में आपका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में बोल रहा है, नेम द लॉ विच इलस्ट्रेटेड बाई द एबव VI ग्राफ। तो ये कौन सा लॉ है, V = IR, ये कौन सा लॉ है, ओम्स लॉ। तो इसका आंसर क्या हो गया, ओम्स लॉ हो गया। ठीक है, इसी का डी पार्ट है, राइट डाउन द फॉर्मूला विच स्टेट्स द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस करंट एंड रजिस्टर। फिर वही V = IR, इसका आंसर भी यही हो गया। फिर इस क्वेश्चन का ई पार्ट है। ई पार्ट में बोल रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज 240 वोल्ट। तो V = 240 वोल्ट एंड द करंट इज 5.0 एम्पियर। तो जाहिर सी बात है, क्या पूछ रहा होगा, रेजिस्टेंस पूछ रहा होगा। वी नो दैट V = I × R, हमें R फाइंड करना है, तो V के अपॉन में I को ले आओ, ये हो जाएगा 240/5.0। ठीक है, तो R = ये क्या है, 5 से 240 को डिवाइड करो, तो 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, कितना आ गया, 48 ओम आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट है MCQs। MCQs है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ 3 ओम रजिस्टर इज 6 वोल्ट। R = 3 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस V = 6 वोल्ट। द करंट निकालना है, हमें मालूम है V = IR होता है, तो I = V/R हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, तो I = V/R, कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार हेडलाइट बल्ब वर्किंग ऑन अ 12 वोल्ट बैटरी। 12 वोल्ट बैटरी, इसी वाले में हम डाटा चेंज करेंगे। ये हो गया 12 वोल्ट बैटरी ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो इस बार हमें क्या दे रखा है, आई दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.5 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमें मालूम है रेजिस्टेंस निकालना है R, तो R = V/I कर दो, तो R = V/I। यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा लो, 5 2 जा 10 बचा 2, 5 4 जा 20, तो कितना आ गया, 24 ओम आ गया इसका आंसर। देखो ऑप्शन में दे रखा है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर्मूला हमारा ये रहेगा IV, ठीक है, इसको भी हटा देता हूं, IV और R। तो क्या क्या वैल्यू दे रखी है अगले क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज द रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम।
व्हेन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई लाइन, 230 वोल्ट बैटरी करंट फाइंड करना है। ये आप पॉज करके फाइंड करके और मुझे इसका आंसर कमेंट में बताओ, ठीक है, जरूर करना इसको और करके मुझे कमेंट में इसका आंसर देना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 24, व्हेन अ 40 ओम रजिस्टर, व्हेन अ 40 ओम 40 नहीं सॉरी, व्हेन अ 4 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ 12 वोल्ट बैटरी, ये कितना दे रखा है 12 वोल्ट। द नंबर ऑफ कूलम पासिंग थ्रू द रजिस्टर पर सेकेंड इज, तो क्या बोल रहा है नंबर ऑफ कूलम पर सेकेंड, यानी कि टी दे रखा है कितना 1 सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसमें, अब देखिए ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि अगर हम V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू लगाएं तो भाई ये क्यू क्या होता है, कूलम चार्ज के लिए होता है, तो हम W कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम इसको कैसे करेंगे समझिए, देखो हमें V दे रखा है और R दे रखा है, तो हमें मालूम है V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। यहाँ से I निकालोगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर, वैल्यू पुट करेंगे, जब V अपॉन आर की वैल्यू पुट करेंगे, V की वैल्यू हो जाएगी 12 और R की वैल्यू हो जाएगी 4, तो ये आ जाएगा 3 एम्पियर, ठीक, इतनी चीज समझ आ गई। अब हमारे पास I आ गया, I कितना आ गया 3 एम्पियर, और ये T है, हमें मालूम है Q इज इक्वल टू आई टी होता है, क्योंकि I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है ना, तो उससे बना है Q इज इक्वल टू आई टी। अब Q कितना है, वो सॉरी I कितना है 3 एम्पियर, यानी कि I की जगह रख दो 3 और T कितना है 1, तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया 3 कूलम, ठीक है, ये बात समझ आई। देखो कहाँ का क्वेश्चन कहाँ जोड़ दिया उसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशन बिटवीन, ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशन बिटवीन, पहले इसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन में करंट एंड रेजिस्टेंस दे रखा है। भाई जैसे ही ओम्स लॉ की बात करेंगे तो हमें पता होता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। हमें मालूम है यहाँ पर 3 क्वांटिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है और रेजिस्टेंस है। लेकिन ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है करंट एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम देखें ओम्स लॉ जब स्टार्ट करते हैं तो हम लिखते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो एक्चुअल में ये किसका किसका रिलेशन है, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम होता है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द सब्सटेंस हैविंग इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वो उसमें लिखा नहीं है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा। तो इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसका होता है, बिल्कुल सही, इंसुलेटर का होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया, क्या हो गया, इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, देखो फिर वही क्वेश्चन आया, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, जरूर आएगा, ध्यान रखना। कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, तो पहले तो हमें मालूम है V इज इक्वल टू आई आर होता है, जिसमें से पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। चलिए आगे क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज हाफ, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर रहा है और I चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रिलेशन में I को लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और इसको कर लेंगे V अपॉन आर। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू हाफ करेंगे तो करंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, तो पहला इक्वेशन तो हो गया ये, इफ R इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 2, देन अब अगर मैं इसमें R की वैल्यू हाफ लिखूंगा तो करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, V अपॉन R डिवाइडेड बाई 2, ये जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा, मतलब कि ये डिवाइडेड बाई 2 जब करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा V के मल्टीप्लाई में। अब क्या करेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा V अपॉन आर, और V अपॉन आर इज इक्वल टू आई, ये हमें पता है पहले इक्वेशन से, तो I की वैल्यू कितनी हो गई, 2I हो गई, यानी कि जैसे ही हमने R की वैल्यू को हाफ किया तो I की वैल्यू कितनी हो गई, डबल हो गई। और वैसे भी हमें मालूम है V इज इक्वल टू आई आर से अगर हम R और V का रिलेशन निकालें
वो आर और आई का रिलेशन निकाले तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। ये जिस रेशियो में बढ़ेगा ये उसी रेशियो में कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज हाफ द करंट इज बिकम। ठीक है, तो ये आप जो है करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में भेज देना। अब जो क्वेश्चन है वो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई? एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 2.4 एम्पियर, I is equal to 2.4 एम्पियर फ्रॉम द 120 वोल्ट सप्लाई लाइन, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस B इज इक्वल टू 120 वोल्ट। व्हाट करंट, अरे यार ये हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन कहां से हो गया? अच्छा हाँ ठीक तो है, करंट की वैल्यू दे रखी है और करंट ही पूछ रहा है, हो गया भाई हाई ऑर्डर थिंकिंग। व्हाट करंट विल दिस रूम हीटर ड्रॉज व्हेन कनेक्टेड 240 वोल्ट सप्लाई। अब देखो ध्यान से, इन्होंने आई और वी की वैल्यू दे दी और वो पूछ रहा है कि अगर हम इस वी को हटा, इस वाली सप्लाई को हटा के अगर हम एक दूसरी सप्लाई यूज करें 240 वोल्ट की, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो, अगर तुम्हें यह पता है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, तो आप यहां से खुद देख लीजिए, यहीं से हम करेंगे V इज प्रोपोर्शनल टू I। अगर V की वैल्यू डबल होगी तो I की वैल्यू भी डबल हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो यहां पर V की वैल्यू कितनी है 120 और यहां पर इसकी जस्ट डबल है, कितनी 240। तो इसकी वैल्यू भी तो कितनी हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 4.8 एम्पियर, है ना। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऐसे करो, अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि सर ऐसे करने में फील नहीं आ रहा, लग नहीं रहा कि हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अब बच्चे कुछ कह रहे हो जब कुछ नहीं करना है तो फिर क्यों करना है? करना है कैसे? हमें मालूम है V इज इक्वल टू आई आर होता है, पहले वाले ले रहे हैं, इसकी ये वाला डाटा ले रहा है, यहां से R इज इक्वल टू V अपॉन आई कर लीजिए, ठीक सही है। चलिए अब V की वैल्यू कितनी है 120, I की वैल्यू कितनी है 2.4 इज इक्वल टू R। इस पॉइंट को हटा के यहां पर 0 बढ़ा लीजिए, ये हो गया 1200 अपॉन 24 इज इक्वल टू R। इसको अगर 2 से कट करोगे तो ये हो जाए, 2 से क्यों करो, 12 से कट करो ना, तो 12 बन जा 12, 2 0 आ गए और 12 2 जा 24। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 50 ओम आ गई, कितनी आ गई 50 ओम। अब मैंने आपको बताया था यहां पर हमने सिर्फ सप्लाई की वैल्यू चेंज की है, मतलब सप्लाई बढ़ा दी है, कितनी कर दी 240 कर दी है। हमारा अप्लायंस तो वही है, अप्लायंस हम इसमें क्या ले रहे हैं, रूम हीटर ले रहे हैं। तो रूम हीटर अगर हम लेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो तो कांस्टेंट आएगा ना। अगर हम V की वैल्यू चेंज करेंगे तो उस रेशियो में I की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, लेकिन कांस्टेंट तो हमारा रेजिस्टेंस आएगा ना, मतलब रेजिस्टेंस तो हमारा कांस्टेंट आएगा ना, है ना। अगर हम V की वैल्यू चेंज करेंगे तो उस रेशियो में हमारी I की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। भाई अगर हम इसका और इसका रेशियो निकालें और उसी रूम हीटर के लिए इसका और इसका रेशियो निकालें तो कांस्टेंट ही मिलेगा ना, तो यानी R की वैल्यू तो हमारी सेम रहेगी हर केस के लिए। अब हम फिर से यहाँ पर लगाएंगे, अब हमें I निकालना है, तो अब हम लगाएंगे V इज इक्वल टू आई इंटू आर। I फाइंड करना है तो I इज इक्वल टू V अपॉन R कर देंगे। V की वैल्यू कितनी दे रखी है 240 दे रखी है, R कितना है 50 है। सॉल्व करके देखो जरा, 0 से 0 कट हो गया, 5 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, बचा कितना 4, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 5 8 जा 40। तो I की वैल्यू कितनी आ गई 4.8 एम्पियर आ गई कि नहीं आ गई? देखो यहाँ पर मैंने 4.8 ही लिखा था, है ना, डिवाइड करके देखो वीडियो। तो या तो ऐसे कर दो आप या ऐसे कर दो, या वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन B just double the value of potential difference, then I getting double, तो 4.8 है, सीधे लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल हुज सिंबल इज ओमेगा। तो ओम जो होता है, ओम का जो हम सिंबल बनाते हैं वो ये बनाते हैं और इसी को बोलते हैं ओमेगा। ये मैं उस टाइम तुम्हें बताना भूल गया जब पढ़ा रहा था। तो क्या है ओम,
ओम का सिंबल क्या है? ओमेगा, और ओमेगा किसको बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस को बोलते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको ऐसे ग्राफ दे रखा है, यहाँ पर आई दे रखा है, यहाँ पर वी दे रखा है, और ग्राफ ऐसे गया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल है। ये क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये करंट का ग्राफ है, जो कि हमें क्या देता है? तो बोल रहा है कि विच लॉ इज इलस्ट्रेटेड बाय सच अ ग्राफ। तो ओम्स लॉ, ये तो पता ही है, सीधे सीधे पता है, ठीक है। और दूसरा है व्हाट शुड रिमेन कांस्टेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ द दिस लॉ। अब देखो ध्यान से समझना, जैसे हम लिखते हैं v इज इक्वल टू आई आर, सही। बच्चे लिखेंगे r इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और उनके दिमाग में सीधे आएगा कि सर ने बताया था कि v अपॉन आई का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिसको हम r बोलते हैं। तो इसका आंसर बच्चे बताएंगे क्या? रेजिस्टेंस। लेकिन इसका आंसर रेजिस्टेंस नहीं है। जब मैंने ओम्स लॉ पढ़ाया था तो मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? टेम्परेचर होगा। क्या होगा? टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 volt is needed to make a current of 0.02 ampere flow through a wire. What potential difference needed to make a current is 250 milliampere flow through the same wire. तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। इसमें I की वैल्यू दे दी है, सेकेंड बार जो I की वैल्यू दे रखी है वो दे रखा है 250 मिली एम्पियर। 250 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को जो एम्पियर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? 10 टू दी पावर 3 से डिवाइड करते हैं, और ये क्या होता है? एम्पियर में चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा 250 इंटू 10 टू दी पावर -3 एम्पियर, ठीक है, सही। अगर मैं इसको और सही से लिखना चाहूं तो मैं पॉइंट को इधर खिसकाना शुरू करूंगा। अभी तो पॉइंट क्या है? 250 के बाद में पॉइंट होगा, है ना। अब मैं पॉइंट को जब इधर खिसकाऊंगा तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -1 एम्पियर, ठीक है। जितना पॉइंट इधर खिंचेगा उतना ही पावर क्या होगी? प्लस होती चली जाएगी। और नहीं ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देख लो, 250 इंटू 10 टू दी पावर -3 है। मुझे पॉइंट इधर खिसकाना है, दो खिसकाने हैं, 2 पॉइंट खिसकाना है, 2 डिजिट। तो मैं 100 से इसको डिवाइड करूंगा और 100 से क्या कर लूंगा? मल्टीप्लाई। जब 100 से इसको मैंने डिवाइड किया तो पॉइंट अपने आप खिसक के इधर पहुंच गया, है ना। और इंटू, अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू दी पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर 2। जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ऐड होके क्या आएगा? -1 ही तो आएगा, सही है। तो ये आपकी क्या आ गई? आई की वैल्यू एम्पियर में आ गई। अब इसमें क्या थी? 0.02 एम्पियर थी। अब इससे इसको निकालना है तो ये इसका कितने गुना हुआ, मतलब कितने टाइम हुआ? जितने टाइम ये होगा उतने टाइम ये हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, सीधा सीधा नहीं दिख रहा है कि ये डबल है या ट्रिपल है, कितने टाइम है। तो आप कुछ मत करो, आप निकालो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा लीजिए तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाई 2, जो कि कितना हो जाएगा? 500 ओम आ जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना था? V की वैल्यू निकालनी थी और वायर हमारा सेम ही है तो उसका रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, रेजिस्टेंस थोड़ी ना कम बढ़ होगा, ठीक है। तो फिर लगा दो V इज इक्वल टू आई आर। अभी V कितना है पता नहीं, I कितना है 0.25 इंटू 10 टू दी पावर -1 इंटू R कितना है 500। तो इसको लिख लो 2.50 इंटू 10 टू दी पावर -1 इंटू 5 इंटू 10 टू दी पावर 2। आगे 2 जीरो तो 2 में लिख लिया। उससे क्या होगा? हमारी पावर सॉल्व हो जाएगी। V इज इक्वल टू 2.5 का मल्टीप्लाई 5 से करो तो 5 का 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 5 का 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, कैरी लगेगा 2, 5 2 या 10 और 2 12, और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर इंटू 10 टू दी पावर। अब वही बेस से मतलब तो पावर ऐड हो जाती है तो यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। भाई 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगी। अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 125 वोल्ट आ गया इसका आंसर। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 10 का इसमें तो यही आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 125 वोल्ट आ गया, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? अ करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर
तो I इज इक्वल टू 200 मिली एम्पियर, इसको हैंड टू हैंड एम्पियर में चेंज कर लो, डिवाइडेड बाई 10⁻³ करेंगे, ये एम्पियर में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 1000, 0 से 2 जीरो कट गए, ये हो गया 0.2 एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 0.2 एम्पियर हो गई। फ्लो थ्रो आ 4K ओम रजिस्टर, आर की वैल्यू दे रखी है 4K ओम। के जो है यहाँ पर वो किसके लिए है? किलो के लिए है। किलो मतलब 1000, तो कितना हो गया ये? R इंटू 4000 ओम। ठीक है, बस V निकालना है। क्या निकालना है? V हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है V इज इक्वल टू IR होता है। I की वैल्यू 0.2 रख दो और R की वैल्यू 4000 रख दो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जा 8, 8 के आगे कितने जीरो? 3 जीरो। लेकिन पॉइंट कहाँ लिखा है? पॉइंट कहाँ लगा हुआ है? लास्ट डिजिट के जस्ट पहले। तो लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या है? 0, 0 के जस्ट पहले लगा दो, तो कितना हो गया? 800 वोल्ट हो गया इसका आंसर। ठीक है, सही। तो ये आपके रेजिस्टेंस ओम्स लॉ वाला जो पोर्शन है उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। ठीक है, आप इन्हीं क्वेश्चन आंसर को कर जाएंगे तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। हो सकता है वो डाटा जरूर चेंज कर देगा, लेकिन इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपका नहीं बन सकता, इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख के पढ़ पाएँ। ठीक है, बाकी आप अच्छे से रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। गुड लक।